गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सबको। जल्दी जल्दी बुला लीजिए सब। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको टॉपिक से तो पता चली है ना, बोर का एटॉमिक मॉडल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको? गुड आफ्टरनून सर, लुक इज़ डिफरेंट। हाँ, लुक डिफरेंट हो गया क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो गया है। चलिए, ऑडिबल एंड विजिबल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जल्दी जल्दी बुला लीजिए भाई बच्चों को ताकि हम लोग टाइम से शुरू कर सकें, है ना? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून सबको, गुड इवनिंग। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी ज्वाइन करवाओ सबको, सबको जल्दी जल्दी ज्वाइन करवाओ ताकि हम लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट कर सकें और जल्दी से देखने की कोशिश करें कि भाई क्या है क्या नहीं है कि नहीं? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का और कल का। कल भी ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? बड़ा टॉपिक है और समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी बुला लीजिए फटाफट, है ना? 2-3 मिनट का और समय देते हैं आप लोग को। फटाफट जो भी जितने हो सके बच्चे, जितने ज़्यादा बच्चे हो सके उतने ज़्यादा अच्छा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और हमेशा लाइक कर दिया करिए सब लोग, है ना? जितने भी आप लोग स्ट्रीम देखते हैं या जितने भी बच्चे ऑफलाइन मोड में देखते हैं वो भी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। जितना हो सके उतना इसको शेयर किया कीजिए, है कि नहीं? अटेंडेंस बहुत कम होती है ना? ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों? चलिए, आने दीजिए, है ना? तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, है कि नहीं? तो उसमें किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा, ठीक है? अभी इस क्लास में मैं डाउट्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है? बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है? ये एक तो कहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक पॉइंट था हमारे केमिस्ट्री की, जो क्वांटम केमिस्ट्री में एक ऐसा पॉइंट ये दिया जिससे कि हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा कि एटम के अंदर किस तरह से वो सारी चीज़ें चलती हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी कैलकुलेशंस ये देखे गए हैं, ठीक है? अभी तक जो हम लोग
अपने एटॉमिक मॉडल पढ़े जैसे कि जे थॉमसन का और रदरफोर्ड, ठीक है, उसमें हमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने मैथमेटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ठीक है, कुछ चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर गए, ठीक है, अब जब वो एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, ठीक है, भले ही वो उस चीज़ को प्रूव ना कर पाए हों, लेकिन मैथमेटिकली उन्होंने उसको शो कर दिया था कि भाई इस तरह से होता है, ठीक है, बाद में कोई और आया उसने उसको प्रूव कर दिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जब हम एटम की स्टडी करते हैं, ठीक है? तो बोर का एटॉमिक मॉडल बहुत एक बड़ा माइलस्टोन था, ठीक है, हमारे लिए कि हम एटम को समझ पा रहे थे धीरे-धीरे, क्या एक्चुअल में एटम के अंदर क्या हो रहा था, ठीक है? चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये किसके लिए बना है, ठीक है? दिस मॉडल was only applicable for single electron system, for single electron, clear? ये चीज क्लियर हुई? ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बना हुआ मॉडल है, ठीक है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हुआ? इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, ठीक है? इसी तरह अगर हम हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, के लिए भी ये वैलिड, ठीक है? इसी तरह अगर हम लिथियम की बात करें 2 प्लस होगा, है कि नहीं? फिर लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम पे अगर हम 3 प्लस रख दें, बोरॉन पे हम अगर हम 4 प्लस रख दें, ठीक है? कार्बन के ऊपर 5 प्लस रख दें, ठीक? तो ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है? दीज़ आर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? सिर्फ उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के लिए किया। बाकी इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्यों नहीं किया? उन्होंने बोला कि अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए करूँगा, इसमें फोर्सेस बढ़ जाएँगे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से हम वो मैथमेटिकल चीज़ अचीव नहीं कर पाएँगे जो कि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आई सबको? बताइए, क्या ये बात आप सबको समझ में आई? फटाफट यस स्पैम कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। 2 लोगों को तो समझ में आ गया, बाकी बच्चे ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, दूसरी चीज़, अभी तक जो हमने मॉडल पढ़े थे, ठीक है? वो किसी क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं थे, है ना? क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं थे। जे थॉमसन ने तो अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर ली कि भाई पाई की तरह है, पाई में आप अगर हम जो चेरीज़ वगैरह होती हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन है, बचा हुआ पोर्शन जो है वो प्रोटॉन है, वो पूरा पॉज़िटिव चार्ज है, ठीक है? बाकी रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट तो सही किया, लेकिन जो उसका कंक्लूजन निकाला था वो ये बोल दिया कि पोलर सिस्टम की तरह घूम रहे हैं, ठीक है? तो फिर मैक्सवेल आए, उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब बोर के बारे में बात करेंगे तो बोर ने अपना जो क्वांटम थ्योरी थी, ठीक है? क्वांटम थ्योरी बेस्ड मॉडल था, क्वांटम थ्योरी बेस्ड मॉडल। कौन-सा क्वांटम थ्योरी? प्लैंक्स का, ठीक है? जो हमने पढ़ा। एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू, है ना? hc बाई लैम्ब्डा, ठीक है? उसी का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और साथ में क्लासिकल फिज़िक्स यूज़ हुई, ठीक है? क्लासिकल फिज़िक्स यूज़ की गई यहाँ, ठीक? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक? कि जो मॉडर्न टेक्निक्स आगे आ रही थी, उनका भी यूज़ किया जा रहा था इस मॉडल के ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ से 2 चीज़ें ये क्लियर हो गई हैं हमारे पास कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे था और साथ में ये क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड भी था, ठीक है? अब इसके अंदर इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं।
पहले पोस्टुलेट समझते हैं, फिर इनके कैलकुलेशंस के ऊपर चलेंगे हम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक से वो सबको समझ में आ ही गया होगा, कुछ खास बात तो नहीं थी, है ना? तो यहाँ पे पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको समझने के लिए। ठीक है, इस मॉडल को समझने के लिए इन पोस्टुलेट्स को समझना चाहिए। इन पोस्टुलेट्स के बेस पे ही ये एटॉमिक मॉडल बना हुआ। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली चीज याद करिए, जे थॉमसन, सॉरी, जो रदरफोर्ड थे, उनके एटॉमिक मॉडल में क्या गलती थी? सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने बोला था कि जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? इन्होंने क्या बोला था? हमारे जो ये थे, क्या नाम थे, जो हमारे रदरफोर्ड थे, उन्होंने क्या बोला था? हमारा जो न्यूक्लियस है ना, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे मैक्सवेल साहब आए, उन्होंने बोला कि तो क्या होना चाहिए? ईएम वेव रेडिएट होनी चाहिए, है ना? ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम फिर के कहाँ जाएगा? तो सीधे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, ऐसा था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। अब बोर ने इसको किस तरह से रेक्टिफाई किया या इसको किस तरह से सही किया, तो उसमें ये था कि इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल मूव या ट्रेवल, ठीक है, इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट having constant एनर्जी। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो तो ठीक है, छोटा सा है, ठीक है, जैसे कि हमारा रदरफोर्ड साहब ने बोला था, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसके अराउंड घूम रहा है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इसकी एनर्जी फिक्स है। ठीक है, ये जो ऑर्बिट है, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एनर्जी रेडिएट होगी ही नहीं। ठीक है, और जब रेडिएट होगी ही नहीं तो ये घूम फिर के ईएम वेव रेडिएट करके न्यूक्लियस में गिरेगा ही नहीं। जिस ऑर्बिट में वो घूमेगा उसकी एनर्जी फिक्स है, ये याद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? सर क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा जो आप लिख रहे हैं, क्या सबको ये दिक्कत है? पिक्सल बढ़ाइए, पिक्सल बढ़ाने से हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्या सबके साथ ये दिक्कत आ रही है? जल्दी बताएं। नहीं, पिक्सल बढ़ाओ, पिक्सल 144 पे होगा तो एटलीस्ट 480 पे कर लो, आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो ये एनर्जी स्टेट है, ये एनर्जी का स्टेट है, और उनको उसने उन्होंने बोल दिया कि ये फिक्स्ड एनर्जी का स्टेट होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? इसको उन्होंने क्या क्या नाम दिए? इस फिक्स एनर्जी ऑर्बिट को क्या क्या नाम दिए? इसको उन्होंने नाम दिया शेल। ठीक है, तो उन्होंने नाम दिया शेल। ठीक है, या स्टेशनरी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक, और तीसरा नाम क्या था? अलाउड एनर्जी स्टेट्स, अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, शेल, स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट। अलाउड एनर्जी स्टेट क्यों? आगे समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ही ऐसे ऑर्बिट थे
जिसमें ये घूम सकते थे। क्लियर है? यहाँ तक ये चीज समझ में आई? पहला पोस्टुलेट समझ में आया कि नहीं आया? बताएं बताएं। याद रखिए, ये न्यूक्लियस अभी भी छोटा है, जैसा कि रदरफोर्ड ने बोला था। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्बिट है उसको उन्होंने फिक्स कर, दिस फिक्स्ड, दिस ऑर्बिट, ये जो हमारा ऑर्बिट है ना, ये हमारा फिक्स। ठीक है, इसमें एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? चलिए, सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये पहला पोस्टुलेट था। ठीक, रदरफोर्ड का यूज देना किया उन्होंने, बट स्मार्टली उनके जो ड्रॉबैक्स थे उनको किस तरह से रिमूव किया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, चलिए, चलते हैं दूसरे पोस्टुलेट की तरफ, है ना, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, दूसरा पोस्टुलेट ये है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये कौन सा होना चाहिए? कोलम्बिक फोर्स होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रॉन इसके आसपास जो है वो घूम रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? कोलम्बिक फोर्स होगा, है ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसका मतलब Fe होगा। Fe क्या होता है इसमें? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता है, बताओ। ठीक है, Fe इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्जेस के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर, मतलब ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई कोलम्ब होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है कि नहीं होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल ई बोलते हैं, है ना। और ये जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? जेड ई। याद करो, हम लोग ने रदरफोर्ड में ये चीज की है ना, रदरफोर्ड में ये सारी चीजें की हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ई इज इक्वल टू के Q1, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो कितना होगा? E, और Q2 दैट इज न्यूक्लियस का चार्ज, उस पर कितना होगा? Z इंटू ई, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसके हिसाब से होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इंटू Z इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Fe की वैल्यू कितनी आ गई? K Z ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है ना? अच्छा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या होता कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में आके चिपक जाते हैं। चिपक नहीं रहे हैं, है ना, चिपक नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई एक अपोजिट फोर्स भी लग रहा है ना, कोई एक अपोजिट फोर्स भी लग रहा है जो कि इस तरह का मोशन होने से इसको रोक रहा है। ठीक है, इस तरह का मोशन होने से रोक रहा है, तो वो कौन सा फोर्स होगा? तो फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे क्या हो? फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही चीज हमने रदरफोर्ड में भी की थी, याद करिए, किया था कि नहीं किया था? ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो बाहर की तरफ भी उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको हमने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो कितना होता है? एफ सी इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो क्योंकि ये फिक्स्ड एनर्जी का स्टेट है, मतलब सेंटर की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? दोनों फोर्सेस क्या है यहाँ पे? बराबर हैं। एफ ई इज इक्वल टू एफ ई होगा। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? एफ ई की वैल्यू कितनी है? के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, आर को, पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, इसको समझना है आप। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? इसे बता दें, जल्दी से बता दें, यहाँ तक कितने लोगों को
समझ में आया अभी? ठीक है, वही सारी चीजें चल रही हैं जो रदरफोर्ड में चल रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू होगा, अभी देखते हैं कैसे। ठीक है, दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे चीजें जो है वो बदल जाएंगी। समझ में आ रहा है? चलिए, एक को तो समझ में आया, दो को समझ में आ गया, तीन को समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इसी तरह पढ़ते रहिए, आप लोग को और ज़्यादा समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एक तरफ, दूसरी तरफ क्या होना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो उसको रिपेल करेगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, ये अच्छी। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉस्टुलेट की तरफ। ठीक है, ठीक, थर्ड पॉस्टुलेट, इन्होंने ये कहा। ठीक है, अभी हमने देखा था फिक्स्ड एनर्जी स्टेट, है ना? तो फिक्स्ड एनर्जी स्टेट को किस तरह से डिफाइन किया गया वो समझ। ठीक है, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली ओनली, ठीक है, कैन ओनली ऑर्बिट न्यूक्लियस इन दोज सर्कुलर पाथ्स, इन दोज सर्कुलर paths which have angular momentum, angular momentum, ठीक है, in the integral multiple of nh upon, sorry, nh नहीं, h upon 2 pi, h upon 2 pi। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक डाउट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों? बोला ना बाद में, वो सारी चीजें वही हैं जो हमारी रदरफोर्ड में हुई थी। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ऐसा उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। ठीक है, दिस थ्योरी, और वो उनके पॉस्टुलेट्स। ठीक है, उन्होंने ये मान के कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो जो मान के किया है उसको हम नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें अलग चीज। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स है वो आप में समझिए, फिजिक्स में समझिए, यहाँ पे जो उन्होंने किया है बस उतना ही हमें बताना है। ठीक है, ये सारे डिस्कशन ना करिए। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे ये उन्होंने बोला कि सिर्फ उसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, फिक्स्ड एनर्जी की स्टेट में रह सकता है, जिसका, जहां पे एंगुलर मोमेंटम, जिस सर्कुलर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका? h अपॉन पाई का। ठीक है, h अपॉन 2 पाई का। क्लियर? Electron can only orbit nucleus in those circular paths which have angular momentum in the integral multiple of h upon 2 pi। क्लियर है? ये सारी चीजें, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि हालांकि बोर ने इसको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव किया था। ठीक है, मैथमेटिकली मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा से। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करने वाले थे हमारे डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली से हम को प्रूव कर सकते हैं कि ये होता है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, डी ब्रॉगली ये प्रूव करेंगे कि ये एकदम सही है। ठीक है, देखेंगे अभी, अभी देखेंगे। थोड़ा सा डी ब्रॉगली हम लोग पढ़ लेंगे, मतलब सिर्फ फॉर्मूला जो होता है वो देख लेंगे और फिर समझ जाएंगे कि ये होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, वेयर एन इज इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? बताइए भाई, ये चीज क्लियर हुई, है ना? कैसे? ठीक, तो अगर एन की वैल्यू 1 है, ठीक, एम बी आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? एच अपॉन 2 पाई। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। फिर अगर एन की वैल्यू 2 है तो एम बी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 एच अपॉन 2 पाई। ठीक,
n की वैल्यू अगर 3 है तो MBR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3h/2 ठीक है, क्लियर है। और सो ऑन 4 हो जाएगा तो 4h/2 5h/2 इसी तरह से चलता रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए तो प्रूव करते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, वो ऑर्बिट के अंदर वेव फॉर्म में घूमता है, ठीक है, वेव फॉर्म में घूमता है, जो कि हमारा क्वांटम मॉडल होता है उसमें हमें ये जाहिर सी चीजें दिखाई देना शुरू करती, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं कि NH/2 आएगा, ठीक है। तो देखिए जो शेल का नंबर होता है जैसे n=1 हुआ, ठीक है, उसमें सिर्फ एक वेव तब सर्कुलर ऑर्बिट हो, ठीक है। n=2 हुआ तो नंबर ऑफ वेव्स इलेक्ट्रॉन जो बनाएगा वो होंगी, ठीक है। n=3 यहाँ से बनाना शुरू कर, ठीक है, जैसे कि ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहा होगा, ठीक है, इसमें मूव कर रहा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये वेव बना रहा है, समझ में आ रहा है, ये वेव जनरेट्स हो रही है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कितना कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। इतना समझ में आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे n=3, n=4 में नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, है ना, तो 4 हो जाएंगी तो कैसा होगा, मान लेते हैं हमारा फिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक। 5 में 5 वेव्स हो जाएंगी, 6 वेव्स हो जाएंगी, ठीक है। n=6 में 6 वेव्स, 7 वेव्स, इस तरह से चलता रहे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कितने लैम्डाज हैं ये समझ, वेव है तो वेवलेंथ भी होगा, है ना, वेव है तो वेवलेंथ भी होगा। और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है दो कंजिक्यूटिव या तो क्रेस्ट या तो ट्रफ के बीच की दूरी। सर वेव वाला फिर से रिपीट करिए, ठीक है। देखिए जितने नंबर ऑफ जिस आप n=2 मतलब जैसे कि जिस नंबर ऑफ शेल में होंगे, n=3 में है, इलेक्ट्रॉन 3 वेव फॉर्म करेगा, ठीक है, 3 वेव फॉर्म करेगा। सर ऑर्बिट तो सर्कुलर है, ये ऑर्बिट कैसा है सर्कुलर है, लेकिन इसके अंदर ये वेव फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, वेव फॉर्म में चल रहा है, क्लियर है कि नहीं। वेव फॉर्म में कैसा होगा, जैसे कि ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू किया, ऐसे वेव बनाया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ये वेव फॉर्म में घूमता रहेगा, क्लियर है। तो जितने नंबर ऑफ n की वैल्यू जितनी होगी उतना ही नंबर ऑफ वेव्स होगा। तो n=3 में कितने वेव्स दिख रहे हैं आप, देखिए ये यहाँ से देखिए, ये और ये, है कि नहीं, इसके बीच में एक वेव है ना, इसके बीच में और इसके बीच में एक वेव है, इसके बीच में और इसके बीच में एक वेव है ना, और इसके बीच में और इसके बीच में एक वेव है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है यहाँ पे 3 है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसके बीच में और इसके बीच में एक वेव है, पूरा एक लैम्डा है कि नहीं है। फिर यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में दो वेव्स, एक वेव हो गई, फिर इनके बीच में एक वेव हो गई, फिर इनके बीच में एक वेव हो गई, तो टोटल 4 वेव यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स अगर आपसे कभी भी पूछता है ना, आपको बस इतना निकालना है कि किस ऑर्बिट में, किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो नंबर ऑफ शेल होगा उतना ही नंबर ऑफ वेव्स होगा, ठीक है। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वेव नंबर जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। वेव नंबर जो न्यू बार होता है दैट इज 1/λ, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना वेव है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ वेव्स ऑर्बिट के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है, इनको हम लोग अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग डी ब्रॉगली पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, ठीक है। बस हमको यहाँ पे प्रूव करना था NH/2 इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक, क्लियर। तो ये वेव फॉर्म में इस तरह से ट्रेवल करते हैं, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, याद रखिए जो सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होगा, हम पता है सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट
सर्कमफरेंस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 2πr होता है ना। और हमें ये पता है कि इसके बीच में लैम्डा वेव है तो वेवलेंथ होगा, है ना। और वेवलेंथ क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, लैम्डा। तो ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है। यानी कि जितने यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लैम्डा हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ शेल्स हैं उतने लैम्डा के नंबर भी हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये बोल सकते हैं कि नहीं, क्लियर है। यहां तक समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा हो वो भी बता दीजिए, है कि नहीं। ज्यादा समझ में आ रहा है, कंप्लीट समझ में आ रहा है तो वो भी बता दीजिए। ये समझ में आया कि नहीं, ये 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा कैसे हुआ, क्या ये आप लोग को समझ में आया। थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी ये मुझे पता है, कंप्लीट आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं अच्छा, एक और चीज, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन एम बी होता। ठीक है सर, ए, सर ए क्या होता है भाई, ठीक है। डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, ऐसा होता है कि नहीं, ये तो याद होगा, है ना। ये अभी के लिए तो इतना समझना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। जब हम लोग डी ब्रॉगली पढ़ेंगे तो पूरा डेरिवेशन ही देखेंगे। सर प्रीवियस क्लास तक एन नंबर ऑफ फोटोन बताता था, नहीं नहीं, यहाँ पे शेल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे शेल की बात कर रहे हैं। आप जिससे डिनोट करना चाहें वो डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि एन जो है नंबर ऑफ फोटोन ही है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, या एन जो है नंबर ऑफ शेल ही है। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी तो आप क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी एन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें मिक्स हो गई। ठीक, जहां पे जिसका जो यूज है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, ये हमारा किसने बोला था, डी ब्रॉगली ने बोला था कि ये वेवलेंथ आती है। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर हम इसको पुट करते हैं लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, 2πr इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, एच अपॉन एम वी। ठीक है, क्या करते हैं, 2π को इधर भेज देते हैं, एम वी को इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2। यही हमारे जो बोर्स थे ये कहना चाह रहे थे कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी। ठीक है, क्लियर हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यहां तक समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया यहाँ तक? कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया। चलिए एक को तो आ गया, दो को आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, स्ट्रीम लाइव भी कर दीजिए, 0-0 दिखा रहा है भाई, ऐसा मत करिए, अन्याय नहीं करना चाहिए टीचर के ऊपर, है ना। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एम बी आर इज टू एन एच अपॉन 2π क्यों होता है, कैसे आता है। ठीक है, ये मैथमेटिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखेंगे तो बोर्ड ने प्रूव किया था इसको। ठीक है, बट डिब्रॉगली की मदद से हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो
ये था एक इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट, ये हमारा थर्ड पॉस्टुलेट था कि एक फिक्स्ड होगा सर्कुलर ऑर्बिट और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी फिक्स होगा, कितना होगा NH/2 पाई। और ये आपके याद रखिए नीट में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? जेईई में इसके एप्लीकेशन बहुत आते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वापस से आप इस सेशन को देखिएगा, ठीक है? पूरे सेशन को, और फिर नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा कि सर ये चीज़, ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, ठीक? चलिए, फोर्थ पोस्टुलेट, ठीक है? फोर्थ पोस्टुलेट, इसमें क्या करें, ठीक है? तो इसमें उन्होंने बोला, इन्होंने इसको ग्राउंड स्टेट को डिफाइन किया है, ठीक है? फोर्थ पोस्टुलेट में ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ठीक है? ग्राउंड स्टेट वो स्टेट है जहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं कर सकता है, ठीक है? इट रिमेन्स आइदर स्टेशनरी, सॉरी इट, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है? स्टेशनरी इन द सेंस एनर्जी के केस में, सिर्फ एनर्जी का, ठीक है? इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन कांस्टेंट एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट एनर्जी, एंड इट विल नॉट लूज एनर्जी, ठीक है? ग्राउंड स्टेट वो स्टेट है जहां पे उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी और वो एनर्जी को लूज नहीं कर सकता है, खो नहीं सकता है, गेन भले ही कर लेगा, ठीक है? लूज नहीं कर सकता, गेन कर सकता। इसका मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट क्या है? जो कि इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है? इसके अराउंड बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे जो कि H/2 पाई के मल्टीपल्स होंगे, है ना? मान लेते हैं कि ये हमारा एक है, ये हमारा एक है ना? ये हमारा दूसरा है, ठीक? ये हमारा तीसरा है, ठीक है? जो कि H/2 पाई को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारा n=1 होगा, ये n=2 होगा, ये n=3 होगा। तो ग्राउंड स्टेट कौन सा है? ये n=1 जो है वो हमारा ग्राउंड स्टेट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ से एनर्जी खो के वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकती, है ना? क्योंकि बोर ने तो एनर्जी फिक्स कर दी है कि न्यूक्लियस के अंदर तो हम नहीं जा सकते, ठीक है? और यहाँ पे एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू बोर, है ना? n=1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, ठीक है? हाँ, यहाँ से ये एनर्जी गेन कर सकता है। कोई फोटोन आया जो कि इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, जो कि n=1 में बैठा था, ठीक है? n=1 में कोई इलेक्ट्रॉन बैठा था, उस पे आया फोटोन, फोटोन टकराया, एनर्जी दिया होगा, ठीक है? एनर्जी दिया होगा, तो देगा तो क्या होगा? उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है? तब वो किस में मूव कर सकता है? n=2 में। अभी समझाता हूँ किस तरह से मूव करेगा, ठीक है? ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा मूव करे, ठीक? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? n=1 क्या है? ग्राउंड स्टेट। n=2 क्या है? दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? n=3 क्या है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है? दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? ग्राउंड स्टेट क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट, फटाफट बताएं ताकि हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है? ग्राउंड स्टेट n=1, ठीक? n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अगर n=4 में जाएंगे तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? 5 में गए तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो एनर्जी है वो मिनिमम होगी, ठीक है? मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है? वो डिपेंड करता है साइन के ऊपर, ठीक? और वो साइन किस तरह से लगेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम लोग उसका कैलकुलेशन मतलब डेरिवेशन वगैरह कर रहे होंगे तब इसकी बात करेंगे, ठीक है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए,
अब मैं बोला कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ सकता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आ सकता है। इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट भी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल वही होता है, n इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट शेल, और वही हमारा ग्राउंड स्टेट होता है। ठीक है, चलो क्लियर। तो यहाँ पे मूव कैसे होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा ऑर्बिट है, ये हमारा n इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये हमारा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2 का, मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे कोई फोटॉन है, ठीक है, फोटॉन का पी लिख रहा हूँ, पी प्रोटॉन भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि ये क्या है, हमारा फोटॉन है, ठीक है। तो ये फोटॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है, ये हमने सीखा था, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक। ये एनर्जी, अगर इस एनर्जी को मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी है E1 और n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी है E2, ठीक है। अगर E2 माइनस E1 ये किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है, ठीक है, एच न्यू के बराबर है, तो भी तभी ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाएगा, क्लियर है। अगर ये होता है तो अगर E2 माइनस E1 ये कम है एच न्यू के, ठीक है, अगर ये कम है तो ये ऐसा नहीं होगा, क्लियर है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है दो ऑर्बिट्स के बीच में वो क्वांटाइज्ड है, बोर ने ये बोला था कि दिस एनर्जी इज क्वांटाइज्ड एनर्जी, मतलब एक फिक्स्ड एनर्जी है, दिस क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी है। n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 जाना है तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि उसको मिलनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से 2 पे जाएगा, या 1 से 3 पे जाएगा, 1 से 4 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, 2 से 4 पे जाएगा, क्लियर है। किन्हीं भी दो शेल के बीच में अगर हमें उसको एनर्जी देनी है, उसको ऊपर बढ़ाना है, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल वही बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी दो शेल से किसी भी एन की वैल्यू कुछ हो, एन टू की वैल्यू कुछ हो, ठीक है, तो N1 से अगर हमें N2 जाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि उतना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को, किसके रूप में, फोटॉन के रूप में। फोटॉन आएगा, टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, उसको एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी उसको हायर ऑर्बिट में लेके जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या फेनोमेना हो रहा है, कौन सा फेनोमेना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एब्जॉर्प्शन, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस फोटोन की एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है। सर अगर E2 माइनस ई वन ग्रेटर हुआ तो इसमें कई हो जाएंगे, E2 माइनस ई वन अगर ये ग्रेटर हुआ एच न्यू के, ठीक है, तो कितना ग्रेटर हुआ उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। E2 माइनस ई वन इतना ग्रेटर हुआ कि सिर्फ यहीं तक पहुंच पाए, अगर मान लेते हैं कि देखिए तो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये n इजिकल्स टू 1 है, ये n इजिकल्स टू 2 है, ये n इजिकल्स टू 3 है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं E2 माइनस ई वन ग्रेटर देन एच, ठीक है। एक केस हो सकता है कि ये जो एनर्जी है E2 माइनस ई वन, ठीक है, हम इसको इस तरह से शो करें, दिस इज E2 माइनस ई वन, ठीक है। E2 माइनस ई वन एच न्यू से ज्यादा है, ठीक है, एच न्यू से ज्यादा है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई मेरे ख्याल से, E2 माइनस ई वन अगर एच न्यू से कम है तो यहाँ पे तो वो आगे जाएगा, है कि नहीं, मेरे ख्याल से, है कि नहीं। E2 माइनस ई वन अगर एच न्यू से, मतलब जितनी एब्जॉर्ड एनर्जी है उससे अगर कम है, ठीक है, तो ये मूव कर जाएगा, ठीक है। मेरी गलती हो गई, सॉरी, ठीक। गलती ये हुई है कि अगर E2 माइनस ई वन कम है इससे, एच न्यू से, एच न्यू क्या है हमारा, एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ठीक है, और E2 माइनस ई वन उससे कम है, यानी कि ये यहाँ तक आराम से पहुंच जाएगा ना, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो और बताओ मुझे, क्या ये आपको समझ में आया, मेरी गलती कहाँ हुई है, मैंने गलती क्या की।
E2 माइनस E1 जो कि हमारी ऑर्बिट्स की एनर्जी है, मतलब दिस एनर्जी, ये हमारी E2 माइनस E1 है। ठीक है, ये किससे कम है? एच न्यू, जो कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम एनर्जी, ठीक, जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, अगर उससे कम है, इसका मतलब है कि वो उतना मूव कर जाएगा। ठीक है, अब कितना मूव करेगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज मेरी गलती समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहाँ गलती कर दी? थोड़ा फ्लो फ्लो में गलती हो जाती है कभी कभी। समझ में आया कि मैंने क्या वो गलत बोला था अभी? जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ, मेरा क्या गलती हुआ वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? E2 माइनस E1 जो कि एनर्जी है, गैप है दो शेल्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है, ठीक, के ऊपर फोटोन आता है, टकराता है, इसकी एनर्जी इस गैप से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ तक जा सकता है कि नहीं? जब वो यहाँ तक जा सकता है तो वो यहाँ तक तो जा ही सकता है ना। अब बताओ, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, ठीक है, कि आप लंका से कैंट पहुंच पाए, ठीक है, आप लंका से गोदोलिया तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? बताएं मुझे, क्या ये चीज आपको समझ में आई? E2 माइनस E1 इज लेस देन एच न्यू। ठीक है, फोटोन आया, टकराया, इतनी एनर्जी देके गया, और ये एनर्जी इतनी ही है। ठीक है, तो बिल्कुल पहुंचेगा, आराम से पहुंचेगा। ठीक है, इस केस में नहीं पहुंचेगा, इस केस में नहीं पहुंचेगा। E2 माइनस E1 अगर ज्यादा हो गया, E2 माइनस E1 अगर ज्यादा हो गया, एच न्यू इतना ही दिया, ठीक है, तुम्हारे पास गोदोलिया जाने के ही पैसे हैं, कैंट जाना है तुमको, तो क्या तुम पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। क्या ये चीज समझ में आई आपको? कितने लोगों को समझ में आ गई? आ गई? सबको आ गई? बताएं जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब हम E2 माइनस E1 इसकी बात करेंगे। E2 माइनस E1 इज लेस देन एच। ठीक है, तो E2 माइनस E1, सॉरी, ठीक है, E2 माइनस E1 कितना है? ये ये हमारा E2 माइनस E1 है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा E3 माइनस E1 है। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा E3 माइनस E2 है। ठीक, क्लियर हुआ? इतना हुआ। अब अगर हम बोलते हैं कि एच न्यू दिया हमने, ठीक है, एच न्यू कितना दिया? एच न्यू कितना दिया? ठीक, इतना दे दिया, मान लेते हैं एच न्यू इतना दिया हमने, ये हमारा एच न्यू हुआ है। अगर इन केस, इस केस में क्या होगा? ये n इजिकल्स टू 2 तक तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, लेकिन 2 से 3 पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कितनी चाहिए एनर्जी? E3 माइनस E2 भी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन वो बीच में अटक गया। इतनी एनर्जी जब नहीं थी, इतनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो जितनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, उसमें वो सिर्फ n इजिकल्स टू 2 तक पहुंच पाएगा, उसके बाद वो नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब अब अगर एच न्यू कहाँ तक है? यहाँ तक है, इतना दे दिया अगर, ठीक है, ये हमारा एच न्यू हो गया अब। ठीक, अगर इतनी दे दी तो जाहिर सी बात है कि n इजिकल्स टू 1 से लेके n इजिकल्स टू 3 पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी एनर्जी हमने दे दी है। अगर इससे ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो फिर वही केस कि कितना ज्यादा दिया। ठीक है, 4 पे जाने तक का दिया कि नहीं दिया, 5 पे जाने तक का दिया कि नहीं दिया। ठीक है, जितनी एनर्जी है, अगर टोटल एनर्जी से कम आती है, जैसे कि ये हमारा E3 माइनस E1, ठीक है, एच न्यू जो है इस केस में देखिए, ये एच न्यू जो है वो कम है इससे, E3 माइनस E1 से। इस केस में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा? n इजिकल्स टू 2 तक पहुंच पाएगा, n इजिकल्स टू 3 तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? जल्दी बताएं। जल्दी बताइए, जल्दी। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? So does we say by the expiry of time, if electron remains in the stationary state, then it does not lose energy, that we called it ground state.
एक्सपायरी ऑफ टाइम, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डेफिनेशन हो गई, है ना? थोड़ी आसान भाषा में समझिए। एक स्टेशनरी स्टेट नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, n इज़ इक्वल्स टू 2 में अगर है वो, n इज़ इक्वल्स टू 2 में अगर है वो, तो अगर वो इन केस एनर्जी लूज़ नहीं करता है, ठीक है? तो क्या उसको हम ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं? नहीं, वो फर्दर जब तक लूज़ नहीं कर सकता। n इज़ इक्वल्स टू 2 से n इज़ इक्वल्स टू 1 तक तो आ सकता है, लेकिन n इज़ इक्वल्स टू 1 से लेके वो न्यूक्लियस में नहीं जा सकता, ठीक है? तो जब न्यूक्लियस में नहीं जा सकता, तो जो एनर्जी स्टेट उसको फर्दर एनर्जी लूज़ करने से रोकता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है? चलिए, 3 लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? बाकी लोग को क्या नहीं समझ में आया, जल्दी से बताइए, क्या नहीं समझ में आया? आगे बढ़ा जाए ना जल्दी, जल्दी बताइए, क्या नहीं समझ में आया? नहीं तो मैं मान लूँगा कि आपने समझ लिया है। 4 देख रहे हैं 14 लोग और 4, जल्दी बताइए भाई, कम से कम जो हैं वो तो एक्टिव रहिए। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्ज़ॉर्प्शन। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा एमिशन। उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट की तरफ आना होगा, ठीक है? जैसे कि जैसे कि ये हमारा n इज़ इक्वल्स टू 3 है या 2 है, जो भी मान लीजिए, ठीक है? और ये हमारा n इज़ इक्वल्स टू 1 है, ठीक है? इसके बीच में n इज़ इक्वल्स टू 2 भी होगा, ठीक? मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ठीक? और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हायर एनर्जी स्टेट में है, उसको पसंद नहीं है हायर एनर्जी, किसी को भी हायर एनर्जी पसंद नहीं है, ठीक है? तो वो क्या करेगा? वो यहाँ से एनर्जी को लूज़ कर देगा या एक फोटॉन निकाल देगा, ठीक है? और वापस यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है? इस फिनोमेना में क्या हुआ? एमिशन हुआ। इज़ कॉल्ड एमिशन। एमिशन किसका एमिशन हुआ? ये फोटॉन का, जिस एनर्जी के साथ, ठीक है? अब वो भी किस किस वेवलेंथ का फोटॉन होगा? जो इसका एनर्जी गैप होगा, है ना? ये E3 माइनस E1 करेंगे और इज इक्वल्स टू एच न्यू रख देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी एच सी बाई लेमडा, हम उसकी जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? बोलिए भाई, ये चीज समझ में आई? एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? एमिशन कहाँ हुआ? एब्जॉर्प्शन तब होता है जब ग्राउंड स्टेट से या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाते हैं, ठीक है? एब्जॉर्प्शन सॉरी एमिशन कब होता है? जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आते हैं, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? चलिए, एमिशन समझ में आ गया होगा। चलिए, और 4 पोस्टुलेट हो गए हमारे। 5th पोस्टुलेट पे चलते हैं। 5th पोस्टुलेट कुछ नहीं बच्चों वाला है कि n इज़ इक्वल्स टू अगर 1 है, उसको उन्होंने नाम दिया था k, ठीक है? n इज़ इक्वल्स टू 2 है, l n इज़ इक्वल्स टू 3 है, तो m n इज़ इक्वल्स टू 4 है, तो n, ठीक है? इस तरह से चल रहा था, ठीक? तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत अभी नहीं है। इसमें हम लोग क्वांटम नंबर जब पढ़ेंगे ना, तब उसको ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमारा 5th पोस्टुलेट था। उन्होंने नाम दे दिया था, n इक्वल्स टू 1 है, या आप या तो इसको n इक्वल्स टू 1 बोलिए या तो k बोलिए, या तो n इक्वल्स टू 2 बोलिए या तो l बोलिए, ठीक है? तो एक नाम दे दिया, सिंपल सी चीज़ है, इसमें और कुछ कहानी नहीं है, ठीक है? एमिशन और एब्ज़ॉर्प्शन ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ठीक है? चलिए, ये तो था कहानी अभी तक का, पोस्टुलेट थे, ठीक है? अब इनके एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशन इन द सेंस कि पहले तो हम लोग उसका रेडियस देखेंगे, है ना? वेलोसिटी देखेंगे, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी वगैरह देखेंगे, ठीक है? फिर देखेंगे वो जो एनर्जी वाली जो टर्म्स आती हैं, जो कि आप लोग पढ़ते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट किस तरह से आता है, कितनी एनर्जी लगती है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक जाने में,
ठीक है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये तो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेडियस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। बहुत ही अ, नाजुक सा टॉपिक है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। डेरिवेशन से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें, अगर डेरिवेशन से नहीं समझेंगे, सिर्फ फॉर्मूला रटेंगे, तो फिर आपको थोड़ी-सी मुश्किल यहाँ पे होगी, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन। पोस्टुलेट थे, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पोस्टुलेट मतलब थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने अपने मन से बना रखे हैं और उन्हीं के ऊपर सारी कैलकुलेशंस को बेस कर दिया था, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा भी होगा रेडियस वगैरह के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस तरह से आते हैं, क्यों आते हैं, ठीक है, और किस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो कोई भी हो सकता है, ये अगर हम बोलें कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर होगा तो हम उसको R1 लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट के लिए R2 होगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए R3 होगा, इसी तरह nth ऑर्बिट के लिए क्या होगा, आर है, मतलब किसी भी ऑर्बिट में, एन ऑर्बिट में, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, तो हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला इसके लिए निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला किसके लिए निकालने वाले हैं, आर एन के लिए, ठीक है, आर एन के लिए, क्लियर। चलिए, इस केस में क्या होना है, ठीक है, तो याद करिए वंस अगेन, ठीक, कि हमने दो चीजें ली थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वहां पे हमने एक रिलेशन जो है वो फाइंड आउट किया था, क्या था वो था हमारा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये था कि नहीं था, ठीक। अब इस आर को, ये जो रेडियस है वो क्या था, सर्कुलर ऑर्बिट का ही तो रेडियस था, ठीक है। इसको हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चलिए। तो Q1 Q2 को भी हमने देखा था किस तरह से, Q1 जो था इलेक्ट्रॉन का चार्ज था तो उसको हम लोग ई कोलम लिखते हैं, Q2 हमारा न्यूक्लियस का चार्ज था तो उसको हम लोग जेड ई कोलम लिखते हैं, है ना। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन, इतना क्लियर है, बोलिए। तो यहां से अगर हम देखें आर एन का एक पावर जो है वो कैंसिल कर देगा, है ना, और यहां से आर एन की वैल्यू कितनी आएगी, आर एन की वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, ये क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया, बताएं, यहां तक अगर समझ में आया तो जल्दी से बताएं कि ये मुझे समझ में आ गया है, ठीक। नहीं आया, आया नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ, चलिए बहुत बढ़िया, आ गया। चलिए, अब दूसरी चीज क्या है, हमने ये देखी थी कि बोर ने ये भी कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच अपॉन टू पाई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम वी आर, यहाँ यहाँ तक ये फर्स्ट है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, यही था, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, एन एच अपॉन टू पाई एम, आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे अगेन, आर एन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, v इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई एम आर एन, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इस v की वैल्यू को, हमारा सेकंड है, तो सेकंड की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है, सेकंड की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आर एन इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एम बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कितना आएगा, आर एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर। अब ये जो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, इंटू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो एम से एम तो कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइएगा। ठीक, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, एम हो गया, ये हो गया, चलिए, तो यहाँ से निकल के आएगा, आर एन हमें निकालना था, ठीक है, आर एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम। क्या ये चीज समझ में आई आप लोग? ये जो रिलेशन निकल के आया है रेडियस का, क्या ये समझ में आया किस तरह से आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेई वाले तो इसको याद करेंगे, ठीक है, नीट वालों अगर याद कर सकते हो तो कर लो, बहुत फायदा होता है, ठीक है, फायदा बहुत होगा जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, आया। अच्छा, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है और क्या क्या कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट एच कांस्टेंट है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था वो भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ठीक है। कैसे याद होगा सर, अब वो तो आपके ऊपर है कि आप कैसे याद करें, ठीक है, अपना अपना तरीका है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख देते हैं, आउटपुट क्या आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो लोग इसको याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो लोग इसको याद ना कर, करने की चीज नहीं है, मतलब कर सकते हैं तो कर लें, बेहतर ये है, नहीं हो रहा है तो जो अब लिखवाऊंगा वो याद कर लीजिए, एटलीस्ट वो तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर एन की वैल्यू आती है, वो आती है 0.529 इंटू, क्या नहीं कांस्टेंट था, एन स्क्वायर और जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, ये किस में है, किस यूनिट में है, दिस इज एंगस्ट्रम, ठीक है, एंगस्ट्रम के अंदर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, ये हमारा रेडियस आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद करना ही होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है, एन स्क्वायर के ऊपर, इसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर इसको मीटर में करना होगा तो 10⁻⁻10 मीटर, सेंटीमीटर में करना होगा तो 10⁻⁸मीटर, ठीक है, क्लियर है, माइक्रोमीटर में करना होगा तो 10⁻⁴मीटर, ठीक, जो भी आपको लगे आपको करना हो के बारे में बात होगी, ठीक है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, याद रखिएगा, मतलब जो हमने सिंगल स्पीशीज की बात की थी ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1, हीलियम प्लस के लिए कितना होगा 2, आपका सॉरी, जो लिथियम है उसके लिए कितना होगा, लिथियम 2+, इसके लिए कितना होगा 3, ठीक है, इस तरह से जेड की वैल्यू जो है वो चलेगी, क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताएं फटाफट, क्या ये चीज क्लियर हुई? सर केमिस्ट्री का असाइनमेंट कब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा मैं बिजी था अभी, कर नहीं पाया, अब एकदम बाई शेड्यूल चलेंगे हम, ठीक है। इतने दिन कहाँ थे सर, थोड़ा दिक्कत हो गई फैमिली में, पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। तो ये रेडियस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पहली एप्लीकेशन की है हमने अभी, ठीक है, चलिए दूसरी एप्लीकेशन की बात, ठीक है।
दूसरी एप्लीकेशन, सेकंड में वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसके अंदर वेलोसिटी कितनी होगी इसके बारे में बात, ठीक है। चलिए, जो नीट वाले हैं, ठीक है, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो आपका रेडियस के ऊपर आता है, ठीक है। कभी-कभी ट्विस्ट करने के लिए वेलोसिटी के ऊपर आता है, तो कभी-कभी के लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे कि वहाँ पे हमने एक रिलेशन बनाया था एन और जेड में, ठीक है, और एक वैल्यू दे दी थी, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक? तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन निकाल रखा है ना आर एन का, ठीक है। आर एन कितना होता है, आर एन कितना होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जितना याद कर लें आप उतना बेहतर होगा, ठीक है। ए जेड ई स्क्वायर इंटू फोर पाई स्क्वायर एन टू एम, ठीक है, ये आर एन की वैल्यू होती है, ठीक। चलिए, अब दूसरी चीज फिर से बोर का जो थर्ड पोस्टुलेट था, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एम हम बोलेंगे कि nth ऑर्बिट में वेलोसिटी vn है, ठीक है। m vn इंटू आर एन इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बताइए। ये जो आर एन की वैल्यू है ये फर्स्ट वाला, ठीक है, इस आर एन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा वो देखिए, m इंटू वी एन इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर इंटू फोर पाई स्क्वायर एम, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। एच से एक स्क्वायर गया, एन से एक स्क्वायर गया, ठीक है, क्लियर है। एम से एम गया, है कि नहीं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो वी एन की वैल्यू कितनी आई, वी एन की वैल्यू आई हमारी के जेड ई स्क्वायर इंटू फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अरे वाह, टू पाई भी तो है, ठीक है, टू पाई और बचा कुचा इंटू एन इंटू एच, यही होगा। तो के इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो गया, पाई से एक पाई कटा, फोर से टू जगह टू, पी एन की वैल्यू फॉर्मूले कितनी आई, के जेड ई स्क्वायर टू पाई डिवाइडेड बाई एन इंटू एच, ये एन है, ये एन है, ठीक है। पाई भी काट दो सर, काट दिया, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या क्या है, के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और एच कांस्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ से वी एन की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, कितनी आती है, तो दैट इज 2.18 इंटू टेन टू दावर 8, ठीक है, टेन टू दावर 8 इंटू जेड बाई एन, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया, देखिए वहां पे क्या था, एन स्क्वायर बाई जेड था, यहाँ पे जेड बाई एन हो गया, ठीक है। ये किस में है, ये है हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा, अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू टेन टू दावर सिक्स जेड बाई एन मीटर पर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, क्लियर। तो जितना ज्यादा z होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितना ज्यादा n होगा उतनी कम वेलोसिटी, क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आई। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जी। यहाँ k की वैल्यू लिखे हैं, इसकी k की वैल्यू लिखे, k तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब वाला है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट होता है ना, ये
वो कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट की वैल्यू को हमने लिख दिया। के की नहीं, के इंटू ई स्क्वायर इंटू टू इंटू पाई अपॉन एच, इसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻8, अगर सेंटीमीटर में रखेंगे तो, और अगर मीटर में रखना है तो 2.18 इंटू 10⁻6। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यूज हैं ये, कांस्टेंट को हमने सिंप्लीफाई किया और ये आया। ठीक है, क्लियर हो गया? बताएं, ये है आपका nth ऑर्बिट में वेलोसिटी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अरे नहीं भाई, डेरिवेशन ही तुम ठीक से नहीं देखे। कहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ कहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बताओ जरा, कहीं तुमको दिखाई दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? हम तब से के की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकाल के लाए हैं, थोड़ा डेरिवेशन पे ध्यान दीजिए। कितने लोग को यहाँ तक समझ में आया, जल्दी बताएं भाई। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है ये, ठीक है, प्लीज ये सब ऐसी ऐसे कंफ्यूजन मत करिए कम से कम। ठीक है, चलिए, अ, इतना क्लियर हो गया। चलिए एक और टर्म पढ़ लेते हैं आज, और फिर बचा हुआ जो है वो कल कर लेंगे। ठीक है, पूरा बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल जो है वो हमें क्लियर हो जाएगा एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी गलतियां मत करिए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है, मेड बाय इलेक्ट्रॉन, मेड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बना रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर, समझ में आया? ठीक, चलिए, कितना डिस्टेंस, अब इसको किस तरह से निकालें? ठीक है, तो डिस्टेंस कवर कितना होगा, जाहिर सी बात है 2 पाई आर, एक ऑर्बिट को घूमने में, एक पूरा ऑर्बिट करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑर्बिट, डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है कि नहीं, बताओ भाई। अच्छा, अगर एक यूनिट डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑर्बिट ये कितना है, 2 पाई आर है। हम लोग लिख सकते हैं अगर 2 पाई आर घूम रहा है तो एक ऑर्बिट बना रहा है ना, तो अगर वो एक यूनिट घूम रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑर्बिट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि अगर ये 2 पाई आर घूमा तो ये एक ऑर्बिट बना रहा है, अगर एक एक यूनिट घूमेगा, एक यूनिट, ठीक, तो ये कितना ऑर्बिट बना लेगा, ये बनाएगा 1/2 पाई आर। इतना समझ में आया? बताओ भाई। ठीक है, नहीं ना होगा, 2 पाई आर डिस्टेंस जब घूम रहा है तो एक ऑर्बिट बना रहा है, एक यूनिट घूमेगा तो कितना बनाएगा, 1/2 पाई आर। ठीक है, अगर ये v वेलोसिटी था, अगर हम बोलते हैं कि ये वेलोसिटी इसकी v है, उस ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी v है, तो अगर v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से चल रहा है, उतना ही यूनिट घूमेगा 1 सेकंड में, मीटर पर सेकंड जो भी हम बोलेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो उतना ही डिस्टेंस 1 सेकंड में घूम रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है, कितना सेंटीमीटर चल रहा है, कितनी दूरी चल रहा है कि नहीं? अगर हम v डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उस केस में कितना ऑर्बिट हो जाएगा, v/2 पाई, इतना क्लियर हुआ, v/2 पाई आर। ठीक, चलिए, ये है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, v/2 पाई आर।
ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे? इसी इसी को हम लोग बोलेंगे कि क्या है ये? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है ना? इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे? एफ एन से। ठीक है? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है एफ एन इज इक्वल्स टू वी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? nth ऑर्बिटल में वेलोसिटी वी एन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर क्या है? रेडियस है किसका? nth ऑर्बिट का, तो आर एन। अब इन दोनों का फॉर्मूला हमें पता, ठीक है? वैल्यू रख देंगे, है कि नहीं? वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? सर फिर से बताइए, देख लीजिए। डेफिनेशन समझिए पहले तो। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है? अगर हम बात करें 2 पाई आर की, 2 पाई आर डिस्टेंस अगर चलता है तो एक रिवॉल्यूशन करता है। 2 पाई आर अगर वो चलेगा तो एक रिवॉल्यूशन करेगा। ठीक है? तो अगर वो 1 यूनिट चल रहा है, मान लीजिए 1 मीटर चल रहा है, तो कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है? 1/2 पाई आर। ठीक है? अगर वो v वेलोसिटी से चल रहा है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चल रहा होगा? v मीटर। ठीक है? तो वो कितना ऑर्बिट बना रहा होगा? कितना ऑर्बिट बना रहा, कितना रिवॉल्यूशन कर रहा होगा? v/2 पाई आर। क्योंकि 1 सेकंड की बात की जा रही है ना, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है भाई? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में इतना मीटर चला। कितना मीटर? v मीटर। ठीक है? यहाँ पे हमने कितना चलाया था? 1 यूनिट चलाया था, हमने इसको v यूनिट चला दिया, तो v यूनिट में कितना कितना ऑर्बिट बनाएगा? v/2 पाई आर। क्लियर? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी एफ एन इज टू क्या आ जाएगा? Vn/2πRn। ठीक है? तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है? कि वैल्यू रख देंगे इसकी, जो हमने निकाल रखी है भाई कांस्टेंट के साथ। ठीक है? याद रखिए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है? तो जैसे कि हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में रखेंगे, Vn को मीटर पर सेकंड में रखेंगे, तो एफ एन इज टू कितना आ जाएगा? Vn की वैल्यू कितनी होगी? 2.18 इंटू 10⁶। ठीक है? Z बाई एन, यहाँ पे क्या आएगा? Z बाई एन, यही आया था। ठीक है? डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, दैट इज 22/7 या 3.14, जो भी आपको लेना हो। ठीक है? 3.14 ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है? इंटू आर एन की वैल्यू कितनी आई थी? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। कितना? ये एंगस्ट्रम था। एंगस्ट्रम को रुको भाई 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है? इंटू 10⁻, मीटर में ले रहे हैं तो 10⁻−10। ठीक है? सर अगर वेलोसिटी ले रहे हैं तब तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना? अरे भाई कसम से, सर्कुलर ऑर्बिट की वेलोसिटी क्या होती है? पहले सर्कुलर मोशन पढ़ना। ठीक है? क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट लेते हैं? ठीक है? तो जो टेंजेंशियल फोर्स रहेगा उसकी वजह से जो आएगा वही वेलोसिटी होती है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा जी? कुछ भी चलेगा तो वो 2 पाई आर ही ना, जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें चलेगा ना, वही ना डिस्टेंस है उसका। डिस्प्लेसमेंट क्यों लेंगे? हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करा रहे हैं वो उसकी बात होगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पे जाके जहाँ पे एक बार घूम जाएगा तो क्या उसका पूरा जीरो हो जाएगा डिस्टेंस? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो वो पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है। ऑब्वियस चीजें समझो। ठीक है? चीजें समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। ज्यादा यहाँ पे रिसर्च मत करो, रिसर्च इन द सेंस की उल्टा मत सोचो। तुम उल्टा बहुत सोचते हो शिवाकांत मिश्रा, तुम बहुत उल्टा सोचते हो। ठीक है? उल्टा मत सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऐसी चीजें क्यों कही जा रही है। ठीक है? चलिए, तो ये 2.18 इंटू 10⁻6 नंबर है। 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 इंटू 10⁻−10 नंबर है। ठीक है? तो इन नंबर्स को अगर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाता है 6.6 इंटू 10⁻15। ठीक है? कितना आ जाएगा? Z/n। ठीक है? इंटू Z/n²। ठीक है? ये Z ऊपर चला जाएगा, है ना, और n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये कितना आ जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻15 Z²/n³। और ये इसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा? मीटर पर सेकंड था, और यहाँ पे हमने क्या रखा है? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो पर सेकंड यानी कि हर्ट्स। ठीक है? दिस इज द ऑर्बिटल
क्लियर है? ये चीज समझ में आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6.6 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा रिलेशन मिलता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बाकी किताबों में भी बहुत कम दिया होता है, ठीक है। लेकिन इसको यूज किया जाता है क्योंकि डेफिनेशन वाइज आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप उन वैल्यूज को पुट करिए और आपको ये आंसर जो है वो मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया, प्लीज बताएं मुझे, ताकि मैं ये समझूं कि आपको इतना तो क्लियर हो गया है ना? हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये टर्म समझ में आया कि नहीं है? वेलोसिटी वाले, ठीक है, और आपके रेडियस वाले, और आपका एफएन यानी कि ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, डेरिवेशंस कैसे होते हैं, इनकी वैल्यूज किस तरह से आती हैं, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को समझ में आ रहा है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें पहले तो, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक भी करें, मेरे को तो ज़ीरो दिखा रहा है वैसे तो, ठीक है। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो और ज़्यादा एप्लीकेशन जो कि एनर्जी वाला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला केस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब पढ़ने शुरू कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? 18 लाइक है सर। अरे मेरे को ज़ीरो दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, होता है, ग्लिच होता है कभी-कभी, ठीक। अच्छा, जो लोग जॉइन नहीं कर रहे हैं या जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, वो प्लीज़ बताएँ कि वीडियोज़ देखिए, नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? या लाइव आया करें। जो जिनका इंटरनेट खराब है वो बाद में देखें, कोई दिक्कत नहीं है, उनको लाइव देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनका इंटरनेट थोड़ा बहुत भी ठीक है, वो प्लीज़ टाइम से जॉइन करें ताकि वो ये सब देख सकें, ठीक है, और समझ सकें, ठीक है। क्लियर? चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक। और कल फिर से मिलते हैं, तो आगे बढ़ाएँगे पूरा, समझेंगे क्या हो रहा, ठीक है। 20 लाइक सर, बहुत बढ़िया, 50 करवा दो बस, ठीक है, 50 करवा दो, मज़ा आ जाएगा। चलिए धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय बाय।